तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे मुंबई से आ रही बड़ी खबर, जहाँ एक पुराने रह चुके बड़े डॉन भरत पेंड्री के छोटे भाई श्याम पेंड्री की एक सड़क दुर्घटना में मौत कही जाती है। लेकिन जब आप वो तस्वीरें देखें जो सड़क दुर्घटना हुई है, एक ट्रक, हैवी ट्रक और इसकी छोटी सी ब्रेजा गाड़ी आमने सामने से टकराती हैं, बिल्कुल आमने सामने से, और इस शख्स की, श्याम पेंड्री की, मौके पर ही मौत हो जाती है। पूरा नालासपाड़ा एरिया बंद है, पुलिस की FIR की इंतजार है, लेकिन बहुत सारे क्यास लगने शुरू हो गए। और वो लगने भी थी क्योंकि आज से बहुत साल पहले 1989 में इसी श्याम पेंड्री के बड़े भाई भरत पेंड्री का बड़ी बुरी तरह से कत्ल किया गया था उसके अपने ही इलाके में। और अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दे तो उस कत्ल केस के पीछे कोई और नहीं, वसई बरार का सबसे बड़ा सरगना भाई ठाकुर का हाथ था। मैंने वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पूरी पढ़ी आज दोबारा, जब ये श्याम पेंड्री के मरने की खबर आई, जिसको लोग दुर्घटना नहीं कत्ल भी कहते हैं। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वाकई ये एक एक्सीडेंट था। ये पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस आदमी की बैकग्राउंड बता दें। वसई विरार के इलाका जो है उसमें एक छोटा सा कस्बा उस जमाने में हुआ करता था जिसका नाम है नालासोपारा। आज तो बहुत बड़ा टाउन बन गया, वो टाउनशिप बन गई। ये 1989 का वही साल है जिस साल में इसी हल्के नालासोपारा के एक बड़े बिल्डर सुरेश दुबे का मर्डर हुआ था, जिसमें भाई ठाकुर को जेल जाना पड़ा था और आज तक वो केस चल रहा है। बहुत लंबा समय भाई ठाकर ने जेल में निकाला उसी सुरेश दुबे के मर्डर के चक्कर में। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दें ताकि उस इलाके की भाईगिरी आपके सामने में आ जाए। उस जमाने में भी सबसे बड़ा डॉन था भाई ठाकुर, जिसकी बहुत बड़े पॉलिटिशियन से नज़दीकियाँ थी। सरकार उनकी थी एक तरीके से, और पुलिस वाले वहाँ पे इनकी मर्जी के लगाए जाते थे। इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था, हिलाज भी नहीं रहा, थोड़ा सा तरीका बदला। तो 1989 में सुरेश दुबे भाई ठाकुर को चैलेंज कर रहा था और उसके भाई, उसकी फैमिली। दूसरी तरफ एक तीसरा दादा वहाँ पे था जिसका नाम था कपिल पाटिल। वो आदमी वहाँ से, मानिक पाटिल से नाम था, मानिक पाटिल, उसका अपना गैंग था बहुत बड़ा, लेकिन वो अंदर खाते भाई ठाकुर से मिला हुआ था। सुरेश दुबे भी कोई इतना दूध का धुला हुआ नहीं था। इलीगल कंस्ट्रक्शन, लैंड ग्रैबिंग, मकान बनाना, बेचना, करना, सब वो काम करता था। तो उसकी किसी डील को लेके भाई ठाकुर से झगड़ा हुआ। भाई ठाकुर नहीं चाहता था कि मैं सीधा सुरेश दुबे को मारूं और उसका कत्ल अपने सिर पे लूं। दूसरी तरफ मानिक पाटिल, उसकी दुश्मनी चलती थी भरत पेंड्रे से। अब ये दोनों दादा उस इलाके के, तीसरा सुरेश दुबे और चौथा ओवरऑल दादा सबसे बड़ा भाई ठाकुर। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अब सुरेश दुबे के केस में पढ़ते हैं तो उसमें इस पूरे किस्से का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया गया है। मैं आज फिर पढ़ा उसको दोपहर में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है उस जजमेंट में। बहुत सीधे शब्दों से उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सितंबर 1989 के साल में भाई ठाकुर और मानिक पाटिल की मीटिंग होती है।
ये दोनों मिलके फैसला करते हैं कि मेरे दुश्मन को तुम मारो, तुम्हारे दुश्मन को मैं मारता हूं। मतलब पाटिल जो है वो सुरेश दुबे को मारेगा और भाई ठाकुर भरत पेंड्री को मारेगा। ये इनका आपस में फैसला हो जाता है। उसके बाद 4-5 दिन के बाद ये भी ऑर्डर में लिखा हुआ, भाई ठाकुर के लड़के इस भरत पेंड्री के इलाके में जाते हैं, जो बहुत उसका गढ़ माना जाता था, और वो दरबार अपना लगाता था ओपन वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट, त्रिमूर्ति बिल्डिंग उसका नाम था। उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इसने झूला लगाया हुआ था। झूले में बैठ के ये आदमी दरबार लगाता था, और वो पूरी रोड जो उसके घर से निकल के मेन रोड तक जाती है, उसका नाम पड़ा हुआ था डॉन गली। आज भी वो डॉन गली डॉन लेन के नाम से मशहूर है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उसका नाम डॉन गली ही कहा जाता है। उसी इलाके में उस भरत पेंड्री की मेमोरी में एक स्कूल भी खोला गया है, और उस वहीं से 5 मिनट का रास्ता जाएं आगे तो सुरेश दुबे का इलाका आ जाता था। उससे थोड़ा हट के बाईं तरफ में जो पूरा एरिया था वो पाटिल का एरिया गिना जाता था, जो भाई ठाकुर का खास और खास था। अब एग्रीमेंट के मुताबिक भाई ठाकुर के गुर्गे भरत पेंड्री को मारने उसके इलाके में पहुंचते हैं, तब जब भरत पेंड्री को पुलिस की सुरक्षा मिली हुई थी। अब देखिए लोगों की हिम्मत, अपना मुंह ढक के रुमाल बांध के ग्रुप बना के लोग जाते हैं, तलवार कोयते छुरू चाकी लेके, गोली नहीं चलाते। और वहां पे जाके अचानक भरत पेंड्री पे अटैक करते हैं, वो भागता है। उसी सड़क पर जिस सड़क का नाम उसके अपने नाम से रखा हुआ था, डॉन गली, भगा भगा के उस आदमी को मारा, बहुत बुरी तरह वार किए, बहुत उसके जिस्म पे कट आए, बहुत बुरी तरह मारा, और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोगों में इतना डर हुआ कि कोई भी आदमी बड़े सरगनाओं के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। अब भाई ठाकर ने तो अपना काम कर दिया। अब पाटिल को काम करना था सुरेश दुबे का। उसकी कोई तिकड़म लड़ नहीं रही थी। इसी बात को लेके 1 महीने से ज़्यादा का समय निकल गया। भाई ठाकुर का पाटिल पे प्रेशर था कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम मेरा काम नहीं कर रहे, जल्दी निपटाओ। वो क्या हुआ उसके बाद, वो पूरा किस्सा हमने जो सुरेश दुबे के ऊपर एपिसोड बनाया था वो बहुत तफसील से आपको सुना चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे। शॉर्ट में ये था कि उसकी फील्डिंग लगा के एक दिन पता चलता है सुरेश दुबे रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। उसके साथियों को खबर होती है, पाटिल अपने लोगों को हथियार दे के भेजता है, और स्टेशन पे बैठे जब सुरेश दुबे अखबार पढ़ रहा होता है तो उसको प्लेटफॉर्म पे ही बेंच पे उसको मार दिया जाता। वो लंबी कहानी है, कैसे वो केस खुला नहीं खुला, लेकिन बात करते हैं भरत पेंड्री की। भरत पेंड्री के मरने के बाद उसका छोटा भाई श्याम पेंड्री ये गैंग को टेक ओवर करता है। इसके भाई के कत्ल के बाद जो लड़ाई सुरेश दुबे के कत्ल के बाद उसके परिवार में लड़ी, वो अपने आप में एक पूरी किताब का विषय है। कैसे उस परिवार ने सुप्रीम कोर्ट तक उस केस को लड़ा और भाई ठाकुर को सजा दिलवाई। लेकिन दूसरी तरफ भरत पेंड्री का भाई श्याम पेंड्री डर गया, उसने हिम्मत हार दी। उसने कुछ समय के बाद भाई ठाकुर से हाथ मिला लिया। हाथ ही नहीं मिलाया, उसकी पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी उसमें दाखिल भी हो गया। और समय बीतते बीतते नालसपाड़ा के हल्के से कारपोरेटर भी बन गया। आजकल उसकी पत्नी ज्योति कारपोरेटर है। आप देखिए कि एक परिवार, दुबे परिवार तो अपने
एक सदस्य की हत्या का बदला लेने के लिए इतने साल कोर्ट कचहरी में लड़े, लेकिन श्याम पंडेरी ने हथियार डाल दिए। लोगों में ये बात अंदर खाते अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब भाई है। अब जब हाथ में ला लिए भाई ठाकुर के साथ, तो उसके सामने बोलेगा कौन? उसी घर में जहाँ से उठा के भगा भगा के उसके भाई को मारा था, वहीं पे नया दरबार लगना शुरू हुआ, जिसमें पीछे भाई ठाकर की तस्वीर लगी होती थी और आगे श्याम पंडेरी की, और बाद में उसकी पत्नी की, जब उसने कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा। कितना ज़माना बदल जाता। और दूसरी तरफ सोचा जाए तो इस खून खराबे में रखा भी क्या है? अगर ये आदमी लड़ने की कोशिश भी करता, एक दो मर्डर और हो जाते, शायद ये भी मारा जाता, तभी इतने साल जो जिंदगी को मिल गए शायद वो नसीब नहीं होते। सोना पहनने का बहुत शौकीन था ये आदमी। लोग कहते हैं कि 5 किलो सोना उसके बदन पे होता था। ये मुंबई में अजीब सा फैशन है, जिस आदमी के पास 4 हथियारबंद लोग हों, गैंग हो, उसका सिक्का चलता हो, तो सबसे पहले वो सोना खरीदता। और अब जब मरा गाड़ी में, तो वो सोना वहीं की वहीं रह गया। आज सुबह 4 बजे के करीब वो घर से निकलता है। नालासपारा के पास एक दूसरा छोटा सा और एक टाउनशिप है, नायगांव। नायगांव के नज़दीक जो हाईवे आता है, वहाँ पे कहा यह जाता है कि ये शख्स श्याम पेंड्री ये रॉन्ग साइड पे था। जब आप हाईवे एंटर करते हो तो अपनी तरफ जाने के लिए थोड़ा सा आपको रॉन्ग साइड मारनी पड़ती है राइट में, तो फिर आपको कट मिलता है तो अपनी साइड में आने के लिए। अब अर्ली मॉर्निंग थी, ड्राइवर आ रहा होगा, फिर ट्रक का वो थोड़ा नींद में भी होते हैं। सामने से गाड़ी नहीं नज़र आई उसको, वाइट कलर की गाड़ी इसकी, वो लाल रंग का ट्रक। किसी तरह वो हादसा हो गया और आमने सामने से गाड़ियाँ टकरा गई। बहुत, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, साथ साथ छोटी छोटी वीडियोज़ हैं जो मुझे वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स ने भेजी हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ होगा, कि इतना हट्टा कट्टा आदमी भी उस एक्सीडेंट को सरवाइव नहीं कर सका। और अब पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। ये वही इलाका है जहाँ आपको याद होगा लास्ट जो असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र की हुई थी, तो पुराने अभी रिटायर्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने वहाँ से शिवसेना की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था भाई ठाकर की फैमिली के खिलाफ, लेकिन हार गया। हालांकि नालासपारा की मैक्सिमम आबादी उत्तर प्रदेश के लोगों की है। प्रदीप शर्मा भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनको लगता था कि शायद उत्तर प्रदेश के लोग मुझे अपना समझ के वोट करेंगे, लेकिन उनकी लॉयल्टी ज़्यादा भाई ठाकरे के साथ रही। और भाई ठाकरे का भतीजा क्षितिज वो वहाँ से जीत के आया। तो ये उस इलाके की कहानियाँ हैं, इलीगल बिजनेस, इलीगल काम। वहाँ पे एक मखौल है नालासपारा में कि अगर आपको कोई लीगल इमारत ढूंढनी है तो आपको इश्तिहार देना पड़ेगा अखबार में कि मैं एक लीगल इमारत में फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। वहाँ तो 2 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी सौदा होके मकान बिकते हैं। यह हाल है वहाँ पे। जिसको जहाँ भी कोई छत मिलती है वो खरीद लेता है, और जहाँ खाली जगह मिलती है वहाँ पे छत बना लेता है। शायद यही कारण था कि बड़े सरगनाओं को पता था कि आज ये ज़मीन जिस पे कब्जा किया जा रहा है, इसको 2 नंबर का पेपर वर्क से कन्वर्ट करके आज कब्जा करके बिल्डिंगें बना लो, कल को
एक ना एक दिन पॉलिटिकल कंपल्शंस के नीचे ये लीगलाइज हो जाएंगी। जिस दिन लीगल हो गई उस दिन यहाँ पे टावर खड़े करेंगे और करोड़ों रुपए कमाएंगे। ये कत्ल बिना किसी पर्पज के नहीं होते। आने वाला फ्यूचर ध्यान में रखते हुए कत्ल होते हैं कि आज अगर दुबे परिवार इतनी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, ज़मीन खरीद के लोगों के पेपर अपने पास रख रहा है, तो कल को ये कमाएंगे। इनको रास्ते से हटा दो और उसके लिए ये सौदेबाजियाँ होती हैं कि तुम्हारे दुश्मन को मैं मारता हूँ, मेरे दुश्मन को तुम मारो। ना तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी ना मेरी इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी। और हुआ भी वही। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन जब चली तो पुलिस ने, उस समय के जो पुलिस इंस्पेक्टर था लोकल उस इलाके का, देशमुख, उसने केस को या तो खराब करने की कोशिश की या खुर्द बुर्द करने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर खिलवाड़ किया, जिसका जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में है। जो गोलियां सुरेश दुबे को मारी गई थी प्लेटफॉर्म से खाली खोल बरामद हुए थे, वो रिवॉल्वर की गोलियों के खोल थे, क्योंकि रिवॉल्वर से जब गोली चलती है तो खोल नीचे गिर जाता, और जब आप पिस्टल से गोली चलाते हो तो खोल मैगजीन में रहता है, गोली बाहर जाती है, नीचे नहीं गिरता। लेकिन आप देखिए कितनी हैरानी की बात है, पुलिस ने उसी प्लेटफॉर्म से 6 खोल तो बरामद किए, लेकिन अदालत को ये बताया कि यह कत्ल एक पिस्टल से किया गया है, हालांकि पिस्टल का खोल बाहर नहीं गिरता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का खुलासा भी अपनी जजमेंट में किया कि अगर ये तरीका है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने का, तो आप इन्वेस्टिगेशन नहीं, आप आरोपी को बचाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह भारत पेंड्री के मर्डर में एक भी गवाह उसके हक में नहीं भुगता। हालांकि पूरे मोहल्ले ने सब कुछ देखा, लेकिन किसी गवाह ने ये तो कहा कि हमने मर्डर होता देखा, लेकिन मारने वाले कौन थे उनको हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते। उन्होंने तो मुंह बांध के रखे हुए थे, कवर करके रखे हुए थे। और उस केस में भाई ठाकर का कहीं नाम ही नहीं आया, और जो केस उसने बदले में करवाया था सुरेश दुबे का, उसमें भाई ठाकर का नाम आ गया। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस नाम की चीज़ भी होती है। कोर्ट कचहरी का जस्टिस भले काम ना आए, लेकिन कुछ और साधन बन जाता है आरोपी को सज़ा दिलवाने के लिए। इतनी मतलब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर पैसा खर्च हुआ होगा दोनों पार्टीज का तो इसी केस में हुआ है। कितनी बार लोअर कोर्ट में केस, कभी टाडा कोर्ट में केस, टाडा खत्म हुआ, सेशन कोर्ट में केस, फिर हाई कोर्ट में केस, फिर केस ट्रांसफर होकर पूना चला जाता है, वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर दोबारा रिव्यू पिटीशन। मेरे हिसाब से करोड़ों रुपए तो इस केस में वकील कमा गए होंगे। शायद वो इतनी हिम्मत भारत के भाई श्याम के पास नहीं थी, नहीं तो वो कभी भी भाई ठाकर के साथ हाथ नहीं मिलाता। लेकिन आज हादसे में मौत होने के बाद आज पूरा नालासपारा बंद है, लोग टेंशन में हैं। है तो फिर भी भाई का भाई, आजकल तो भाई ठाकुर का भी भाई है, वो छोटा भाई कहो। तो अब जब तक पुलिस की FIR सामने नहीं आती, इस केस की पूरी गुत्थी जो है, ये कत्ल है, एक्सीडेंट है, साजिश है, नेचुरल डेथ है, क्या है, ये गुत्थी तब सुलझेगी। और हो सकता है कल जब पूरी खबर आएगी तो एक सेपरेट एक एपिसोड बना के आपको फिर दिखा देंगे, या थोड़ा सा जिक्र जो कल की स्टोरी करेंगे उसमें इसका भी जिक्र कर देंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।